हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 6th क्लास का 3.3 तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपको पिछली क्लासेस देखनी है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर का 3.3 तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस पर जो वीडियो हैं वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम 3.3 करेंगे। 3.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है? निम्नलिखित के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब गुणनखंड क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे मान के चलिए 10 है, ठीक है, तो अगर हम लिखें 2 गुणा में 5, तो ये इसके क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। यानी कि वो 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा, और आने को ये 1 के टेबल में भी आएगा और खुद के यानी कि 10 के टेबल में भी आएगा। और सार्वगुणनखंड का मतलब है कि इन दोनों के हमें गुणनखंड करने हैं, ऐसे ही कि किस किस के टेबल में आते हैं, और फिर दोनों के गुणनखंड में देखना है कि क्या क्या मैच हो रहा है। जो जो हमें मैच हो रहा होगा वो सब क्या होंगे? सार्वगुणनखंड होंगे। जैसे 20 दिया हुआ है, ठीक है, तो 20 के हमारे गुणनखंड क्या होंगे? एक तो ये 1 के टेबल में आएगा, ठीक है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5 में, 10 में और 20, ठीक है, इन सब के टेबल में आएगा। 28 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, और 28 6 में नहीं आएगा, 7 के टेबल में, ठीक है, 8 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 10 के टेबल में नहीं आएगा, फिर आएगा 14 के टेबल में, और फिर आएगा 28 के टेबल में। अब इन दोनों में से मैच क्या है, मतलब जो इसमें भी हो और इसके गुणनखंड में भी हो, सेम संख्याएं। तो ये हो गई 1, हम लिख देंगे यहाँ पर 20 28 के सार्वगुणनखंड। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 4 है तो 4। और कोई संख्या है जो मैच हो रही है? नहीं हो रही। इसका मतलब 20 और 28 के सार्वगुणनखंड क्या क्या हैं? 1, 2 और 4, ठीक है। अब इसके बी में क्या दिया हुआ है हमें? 15 और 25 दिया हुआ है। तो जैसे हमने 20 और 28 का निकाला, ऐसे ही हम 15 और 25 का निकालेंगे। तो 15 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1 के टेबल में आएगा, 2 के में नहीं आएगा, 3 के में आएगा, ठीक है, फिर 5 के टेबल में आएगा, फिर आएगा ये 15 के टेबल में, बस, और किसी के टेबल में नहीं आएगा। अब 25 के देख लेते हैं, 1 के टेबल में, 5 के टेबल में और 25 के टेबल में। अब सार्वगुणनखंड हमें क्या मिल रहे हैं? 15 और 25 के सार्वगुणनखंड क्या क्या है? एक तो 1 है, ठीक है, और एक क्या है? 5 दोनों में है। तो इसका मतलब 1 और 5 इसके सार्वगुणनखंड है, ठीक है। हमारा बी भी हो गया। अब हम सी करेंगे। अब जो इसका सी है उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है? 35 और 50, यानी कि 35 और 50। तो 35 के देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। 1 तो सबका ही होगा, क्योंकि 1 के टेबल में तो सभी आते हैं, ठीक है। अब 2 में आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा, 5 में, उसके बाद 7 में, ठीक है, 7 के बाद किस में आएगा? 35, और किसी के टेबल में नहीं आएगा, खुद के 35 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 35 के। अब 50 के देखते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 10 हो गया, 25 हो गया, और हो गया 50। अब सार्वगुणनखंड देखेंगे तो क्या होंगे? सार्वगुणनखंड क्या क्या होंगे? एक तो 1 होगा, और एक क्या होगा? 5, ठीक है। इसके भी सार्वगुणनखंड क्या हुए? 1 और 5, ठीक है। अब डी करते हैं। डी में हमें क्या दिया है? 56। तो 56 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में,
3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में, 5 में भी नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 के टेबल में, 8 के टेबल में, ठीक है। उसके बाद 12 के टेबल में नहीं आता, 14 के टेबल में आएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 56 के टेबल में, ठीक है। और 120 जो है वो किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 4, 3 के में भी आता है, 3 5 6 के टेबल में, 8 के टेबल में, ठीक है, 10 के टेबल में, 20 के टेबल में, 30 के टेबल में, 40 के टेबल में, और उसके बाद 60 के टेबल में भी आएगा, 60 के टेबल के बाद 120 के टेबल में, ठीक है। तो इन दोनों के जो सार्वगुणनखंड होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4। और भी कोई संख्या है जो मिल रही है, नहीं मिल रही, तो इसके होंगे 1 2 4, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, हमने इसे ख़त्म कर लिया है। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पहले के डी में यहाँ पे 8 भी कॉमन था जो हम लिखना भूल गए हैं, ठीक है, तो 8 भी लिख देते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें भी हमें वही करना है। यहाँ पर जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 संख्याएं दी हुई थी, यहाँ पर हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं। तो पहले हम 4 का निकालेंगे। 4 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 और खुद 4 के में, ठीक है। 8 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 4 और 8 के टेबल में, ठीक है। 12 किस किस के टेबल में आएगा, 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में, ठीक है। तो इन तीनों का सार्वगुणनखंड क्या होगा, सार्वगुणनखंड क्या होगा, एक तो होगा 1, ठीक है, एक होगा 2 और एक होगा 4। ये तीनों ही तीनों के गुणनखंड हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब इसका सेकंड करते हैं। अब इसका जो बी है, इसमें पहला हमें क्या दिया है, 5। तो 5 किस किस के टेबल में आएगा, 1 और 5 के, ठीक है। 15 किस किस के टेबल में आएगा, 1 3 5 और 15 के, ठीक है। 25 किस किस के टेबल में आएगा, 1 5 और 25 के। तो इनके सार्वगुणनखंड क्या होंगे, एक तो हो जाएगा 1, ठीक है, और एक हो जाएगा 5, तीनों में है तो 5, 1 और 5। ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसके हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। सार्वगुणज क्या होते हैं, सार्वगुणज वो होते हैं कि पहले हम लिखेंगे 6 का टेबल, फिर हम लिखेंगे 8 का टेबल। जो दोनों के टेबल में सेम संख्याएं आती होंगी वो हमें कितनी निकालनी है, 3 ऐसी संख्याएं निकालनी है जो दोनों के टेबल में आती है, ठीक है। तो पहले हम 6 का टेबल लिख लेते हैं, 6 12 18, ठीक है, और 24 30 36 42 48 54 और 60, ठीक है। 8 के टेबल में 16 24 32 40 48 और 56 और 64 और 72 और 80, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो एक तो आ रहा है 24, ठीक है, और एक आ रहा है 48। और कोई सी संख्या जो कॉमन आ रही है, नहीं आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, 6 के टेबल को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 6 के टेबल को और आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 11 से इंटू करेंगे 6 को। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, यानी कि 11 बारी में कितना आएगा, 66।
12 बारी में कितना आएगा, 12 से इंटू कर देंगे 6 को, 6 2 जा 12, हासिल 1, 6 1 जा 6 और 1 7, ठीक। तो कितना हो गया 72। 72 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो 3 सार्वगुणज क्या हो गए हमारे, लिख देते हैं हम। सार्वगुणज क्या हो गए, 24, 48 और 72, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका बी करेंगे। अब इसमें भी हम वही करेंगे, पहले 12 का टेबल लिखेंगे फिर 18 का। तो 12 दूनी 24, 36, ठीक है, 48, 60, 72, 84, 96, 108 और 120, ठीक है। 18 का लिख लेंगे 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, ठीक है, 162 और 180। अब देखते हैं 3 कॉमन है या नहीं, ठीक है। तो 36 और 36 कॉमन है, ठीक है। 72 और 72 कॉमन है, 108 और 108 कॉमन है, यानी कि इसके सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, सार्वगुणज क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएंगे 36, एक हो जाएंगे 72 और एक हो जाएगा 108, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, संख्या 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो हमें कहाँ तक लिखनी है, 100 तक लिखनी है। तो 100 तक अगर हम 3 और 4 के दोनों के टेबल लिखते रहेंगे तो ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि दोनों कितने दूर तक जाएंगे, ठीक है, इनके टेबल। क्योंकि सार्वगुणज का मतलब क्या होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उनके टेबल लिखेंगे और उनके टेबल में जो समान संख्याएं आती हैं वो उसके सार्वगुणज है। तो हम क्या करेंगे कि 3 और 4 का गुणा कर देते हैं, तो कितना आया 12, ठीक है। यानी कि 12 के टेबल में जो भी संख्या आने वाली होंगी वो 3 और 4 की सार्वगुणज होगी, यही तो मतलब है ना। क्योंकि 3 और 4 के टेबल में 12 आता है और ये 3 और 4 का सार्वगुणज है। पहली संख्या है ऐसी जो इन दोनों का सार्वगुणज है। तो 12 के टेबल में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो 3 और 4 की सार्वगुणज होंगी। तो 12 के टेबल में 100 तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वो हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 100 से छोटी। तो यानी कि 12, 24, 36, 38, 48, 60, 72, 84 और 96 3 और 4 के सार्वगुणज हैं जो कि 100 से छोटी हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। अब 5वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि जो 18 और ये 35 हमें दिया है, जो इनके गुणनखंड होंगे, मतलब ये जिसके भी टेबल में आएंगे वह संख्या 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ 18 के गुणनखंड लिखते हैं, तो 18 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, ठीक है, 6 के और फिर 9 के और 18 के, ठीक है। और 35 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 5 के, 7 के, ठीक है, ऐसे ऐसे काफ़ी टेबलों में आता है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक संख्या ही कॉमन है। एक संख्या कौन सी है, वो 1, यानी कि 18 और 35 सह अभाज्य संख्या हैं। जब हम संख्याओं का गुणनखंड करें और उन संख्याओं में सिर्फ एक ही संख्या कॉमन हो दोनों में, इसका मतलब वो सह अभाज्य है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बी करेंगे। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 1, 3, 5, 15, ठीक है। 37 के क्या होंगे, 1 और 37, क्योंकि 37 और किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो इसमें भी सिर्फ एक ही संख्या सेम है,
जो दोनों में है 1। तो इसका मतलब 15 और 37 एक सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सी करते हैं। सी में हमें क्या दिया है, 30 और 415। तो 30 के अगर गुणनखंड करते हैं हम तो 1 2 3 5 6 10 ऐसे ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। और 415 के करते हैं तो 1, ठीक है, 5 और भी होंगे बहुत सारे। तो यहाँ पे एक तो हमें ये मिल गया और दूसरा हमें 5 मिल गया, यानी कि एक से ज़्यादा संख्याएं हैं जो कि मैच हो रही हैं, दोनों में सेम आ रही हैं। इसका मतलब 30 और 415 सह अभाज्य संख्या नहीं है। जब हमें एक से ज़्यादा संख्याएं सेम मिल जाए दोनों के गुणनखंड में, इसका मतलब वो सह अभाज्य नहीं है। ठीक है, अब डी करेंगे। जैसे हमें डी दिया है, 17 के टेबल किस किस के टेबल में आता है, 1 में, 17 में। ठीक है, 68 जो है वो किस किस को के टेबल में आता है, 1 के में आएगा, 2 के में आएगा, 17 के में भी आएगा। ठीक है, आएगा। तो इसमें भी 1 कॉमन हो गया और 17 कॉमन हो गया, यानी कि एक से ज़्यादा संख्याएं हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो 17 और 68, 17 और 68 सह अभाज्य नहीं है। समझ गए आप लोग? ठीक है, इसके बाद जो हमारा ई है, ई क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 216 दिया है और 215 दिया है। जब हमें ऐसी संख्याएं दी हो जिनके बीच में जो मार्जिन है वो 1 का हो, मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो 1 का हो, तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य होती हैं, क्योंकि इन दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के सिवा। जैसे 216 के टेबल में भी 1 से कटेगा और 215 का टेबल भी 1 से कटेगा, तो ये जो है सह अभाज्य होंगी। तो 216 और 215 सह अभाज्य संख्या हैं। जब भी हमें ऐसी संख्याएं दे दें जिनके बीच का अंतर 1 हो, तो वो हमेशा सह अभाज्य होंगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब हम करेंगे एफ। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, 81 और 16। तो 81 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 3 9, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होंगे। और 16 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4, ठीक है, और 8 16 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 1 के। इसका मतलब 81 और 16 सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, हम वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य संख्या से वह संख्या सदैव विभाजित होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई संख्या है जो 5 और 12 से विभाजित है, मतलब जो 5 के टेबल में भी आ रही है और 12 के टेबल में भी आ रही है। ऐसी और भी कोई संख्याएं होंगी जो 5 और 12 दोनों के टेबल में आती हों। तो हम क्या करेंगे, पहले इनके क्या निकालेंगे, देखेंगे कि ये सह अभाज्य हैं या नहीं है। तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 5, और 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 4 6 12। ठीक है, तो इन दोनों में क्या सेम है, सिर्फ 1 और 1, यानी कि 5 और 12 एक सह अभाज्य संख्या हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 60। तो 60 ऐसी पहली संख्या है जो 5 के टेबल में भी आएगी और 12 के टेबल में भी आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम 60 को 60 आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हो गया 120, 180, ठीक है, 240,
ऐसे ये बढ़ता रहेगा और ये सारी संख्याएं क्या होंगी, 5 के टेबल में भी आएंगी और 12 के टेबल में भी आएंगी। हमें यही बताना था, हमने इस क्वेश्चन में बता दिया है। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे वह संख्या विभाज्य होगी। कहने का मतलब ये है कि जिसके टेबल से भी मतलब 12 कटता होगा, जैसे कि अगर हम 12 के गुणनखंड निकालें तो किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के में और 12 के में। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मतलब संख्या ऐसी कौन सी हैं इनमें से, अब जैसे ये इससे 12 कट रहा है तो 12 के टेबल में आने वाली जो भी संख्याएं होंगी इनसे वो भी कटेंगी। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, वह जो संख्या होंगी वो हैं 2, 3, 4, 6 से भी विभाजित होंगी। ठीक है, इतना सा था। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई एक्सरसाइजेस समझ में आ रही हैं और चैनल पे जो वीडियो मैं डालती हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।